तो लास्ट हमने जो बात की थी दैट वाज रिगार्डिंग पोटेंशियल। दैट वाज रिगार्डिंग पोटेंशियल। हम यहाँ पर इस पी पॉइंट का टोटल पोटेंशियल 0 मान करके चले थे, ठीक है। हमने देख लिया था इसका ओ से जो डिस्टेंस है वो x है, जबकि टोटल डिस्टेंस इसका जो a से है वो 0.15 मीटर है। ये सब चीजें आपको मैंने पिछले लेक्चर में अभी अभी बता दी थी, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर P के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है जी। यहाँ P के ऊपर हमने टोटल पोटेंशियल निकालना है, जो पोटेंशियल O की वजह से है या फिर जो पोटेंशियल A की वजह से है, ठीक है जी। अब O वाले चार्ज का P वाले पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, हम जानते हैं पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R तो यहाँ पे X है और Q यहाँ पर 3 × 10⁻⁸ है। तो मैं मान लेता हूँ O वाले चार्ज का जो P के ऊपर पोटेंशियल है वो V1 है और A वाले चार्ज का जो P के ऊपर पोटेंशियल है वो V2 है, ठीक है जी। तो मेरा टोटल पोटेंशियल कितना होगा V1 प्लस V2, और टोटल पोटेंशियल P के ऊपर कितना है 0 है। तो टोटल पोटेंशियल को हमने यहाँ पर 0 के बराबर रख दिया। V1 वाला पोटेंशियल मैंने कौन सा माना है, जो O का P के ऊपर है, ठीक है। O का P के ऊपर पोटेंशियल कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन X, ठीक है। और A का P के ऊपर कितना पोटेंशियल है, A का P के ऊपर पोटेंशियल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन ये 0.15 माइनस एक्स, क्योंकि ए का डिस्टेंस उससे 0.15 माइनस एक्स है ना। हमने इसमें अभी Q1 और Q2 की वैल्यूज को भरा नहीं है, पर हमें पता है इनकी वैल्यूज, ठीक है। अब मैंने इन दोनों में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लिया, इक्वल टू में पड़ा है 0, ठीक है। तो ये 0 के साथ में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंडल्ज हो जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा 0, ठीक है। अब हम जानते हैं कि Q1 की वैल्यू होती है 3 × 10⁻⁸, Q2 की वैल्यू है यहाँ पे 2 × 10⁻⁸, ठीक है। हम इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे रख देते हैं, इक्वल टू में हमारे पास है 0, ठीक है। नीचे 3 × 10⁻⁸ के x पड़ा है एंड 2 × 10⁻⁸ के 0.15 माइनस एक्स पड़ा है। हम ये भी देख सकते हैं कि इन दोनों में से भी अभी भी हम 10⁻⁸ को कॉमन निकाल सकते हैं, वो हमने निकाल लिया। ये अब चीज बन गई 3/x माइनस 2/0.15 माइनस एक्स, ठीक है। तो 10⁻⁻8 जो है वो 0 के साथ में जाके वो भी खत्म हो जाएगा और ये बन गया 3/x माइनस 2/0.15 माइनस एक्स, ठीक है जी। अब इक्वल टू के उस पार चला गया ये 2/0.15 माइनस एक्स, ठीक है। ये इस प्रकार का बन गया 3/x इज इक्वल टू 2/0.15 माइनस एक्स, ये ऐसे बन गया। अब 0.15 माइनस एक्स जो है वो 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है वो 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x जब 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया वो बन गया 2x। 0.15 माइनस एक्स जब 3 के साथ में मल्टीप्लाई हो गया तो वो 3 × 0.15 माइनस एक्स बन गया। हम जानते हैं 3 को जब 0.15 के साथ में आप मल्टीप्लाई करोगे वो 0.45 बन जाएगा और 3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे वो 3x बन जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास में आ गई। अब 0.45 जो है वो इधर रह गया और ये चीज इधर जाकर बन गई 5x। 0.45 को आप डिवाइड कर दोगे 5 के साथ में, अकेले x की वैल्यू आ जाएगी। और क्वेश्चन का जो अहम हिस्सा है उसमें हमें x ही निकालने को बोला है। उन्होंने हमें यही बताया कि वो पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल 0 है। मैंने पोटेंशियल 0 मान लिया और उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लिया, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल 0 चाहिए तो वो जो पॉइंट है वो 0.9 मीटर दूरी दूरी पर होना चाहिए, 0.9 मीटर दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। आई होप सो ये चीज आपको क्लियर हो गई। फिफ्थ न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं था, इसमें कैलकुलेशंस थी बस, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। न्यूमेरिकल नंबर 6 में आपको बोला है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर वैसे आपको वो लोग देंगे नहीं डायग्राम, पर मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर मान लिया। इस स्क्वायर के सेंटर पर आपको पोटेंशियल निकालना है, समझ गए। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड √2 मीटर। इस स्क्वायर की जो हर एक साइड है वो √2 मीटर है और इस स्क्वायर के ऊपर जो चार्जेस हैं वो 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, +20 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम, इसके चारों कॉर्नर्स पर ये पड़े हुए हैं। इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो 100 माइक्रोकूलम है ये कौन से कॉर्नर पे पड़ा है, इस पे पड़ा है, इस पे पड़ा है, इस पे पड़ा है, इस पे पड़ा है, ठीक है। तो मैंने इसको एज सच एलोकेट ही नहीं किया, वो किसी भी कॉर्नर पे पड़ा हो सकता है, हम क्यों मान लें किसी कॉर्नर को, ठीक है ना।
तो हम कुछ भी ऐसा नहीं लेंगे यहाँ पे। हमें इन्होंने जो चीज पक्की बताई है वो ये बताई है कि हर एक साइड की जो वैल्यू है ना वो √2 मीटर है, ठीक है। तो मैं जानता हूं अगर ये वाली साइड भी √2 है और ये वाली साइड भी √2 है तो इसका डायगोनल निकल सकता है। कैसे डायगोनल निकल सकता है? हम जानते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसके ऊपर हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं जो बताता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर था, ठीक है जी। पर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर को जब मैं इधर लेकर आया वो अंडर रूट बन गया, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज मेरा क्या आया? अंडर द रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर भी √2 है, बेस भी √2 है। इसको जब आपने सॉल्व किया, ये √2 का स्क्वायर बन गया 2 प्लस फिर से √2 का स्क्वायर बन गया 2, 2 प्लस 2 बन गया 4, 4 का रूट क्या हुआ 2, ठीक है जी। तो आपका ये जो हाइपोटेन्यूज है, ये जो डायगोनल है, ये क्या आया 2। हाँ जी बेटा। हाँ, तो जरा कनेक्शन लॉस था, ठीक है। तो सबको मेरी आवाज सुन रही है? ऑल राइट। तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या देखा कि इस डायगोनल की जो पूरी की पूरी वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। तो अगर आधी वैल्यू लेनी हो आपको इस डायगोनल की, वो कितनी लोगे? वो 1 मीटर लेंगे हम, ठीक है। तो हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ द डायगोनल विल बी इक्वल टू 1 मीटर। अब आपको यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, मतलब कि कॉर्नर्स पर पड़े हुए चार्जेस की वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। वो हम कैसे निकालेंगे? क्या स्क्रीन कैसे नहीं विजिबल? स्क्रीन तो विजिबल होनी चाहिए ना। कितने बच्चों को स्क्रीन विजिबल नहीं है, जरा मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करके बताओ। इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीबडी? हाँ, वो एक बार ही लॉस्ट हुई थी, अब तो आई होप सो क्लियर होगी आपको। अंश बेटा, आप अपनी सेटिंग्स देखो, स्क्रीन सबको विजिबल है। तमन बेटा, स्क्रीन आपको विजिबल है अभी? ठीक है जी। तो हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालना चाह रहे थे ओ वाले लोकेशन के ऊपर, ठीक है। ओ वाले लोकेशन के ऊपर जब आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो इन कॉर्नर्स की वजह से निकालोगे, ठीक है जी। ये सेंटर जो है वो उसका डिस्टेंस यहाँ से भी 1 मीटर होगा, यहाँ से भी 1 मीटर होगा, यहाँ से भी 1 मीटर और यहाँ से भी 1 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले आप पोटेंशियल निकालोगे इसकी वजह से इसके ऊपर। क्या फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक है। फिर इसकी वजह से आप निकालोगे वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R। फिर इसकी वजह से निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3/R। फिर इसकी वजह से निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4/R। इन सब के पास में ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो मैंने कॉमन ले लिया ऐसे, ठीक है। और अंदर क्या आया? पहले आया अंदर Q1/R प्लस Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R, ठीक है जी। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को हमने यहाँ पर ले लिया 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 की जो वैल्यू है उसको हमने अपने क्वेश्चन में से देख देख के भर दिया। क्वेश्चन में Q1 की वैल्यू थी 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो Q1 की वैल्यू आपने ले ली 100 माइक्रोकूलम। ध्यान देना, माइक्रोकूलम को अगर कूलम में कन्वर्ट करना है, माइक्रोकूलम में जब भी कोई वैल्यू आपको दी जाएगी उसको आपने 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करना है। तो उन्होंने आपको 100 माइक्रोकूलम दिया था, आपने 100 को 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई किया, अब वो कूलम में आया, ठीक है। इसी तरह से अगले जो चार्ज की वैल्यू थी वो थी 50 माइक्रोकूलम, उसको हमने ले लिया 50 इंटू 10⁻⁻6, दैट इज -50 था वो, ठीक है। तो -50 इंटू 10⁻⁻ हमने -6 ले लिया। नेक्स्ट चार्ज की जो वैल्यू थी वो थी 20 माइक्रोकूलम, उसको हमने ले लिया 20 इंटू 10⁻⁻6। अगले चार्ज की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू है -60 माइक्रोकूलम, उसको ले लिया -60 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है जी। इन सभी चार्जेस की वैल्यूज को हमने इसमें भर दिया, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में आप देख रहे हो कि 9 इंटू 10⁻⁹ जो है वो बाहर आ गया,
सबके पास में ही 10⁻⁻6 है, उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है जी। अब अंदर क्या बचा, 100 -50 +20 -60। पहले 100 में से हम -50 करेंगे, वो बन गया 50। 50 में +20 करेंगे, वो बन गया 70। 70 में 60 माइनस करेंगे, वो बन गया 10। तो अंदर सॉल्व करके पूरा बन गया 10। तो हमारे पास क्या बना, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6 इंटू 10। ठीक है जी। इसको जब आप कंबाइन करोगे, ये बनेगा 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल कॉर्नर पर पड़े हुए चार्जेस की वजह से सेंटर पर कितना बना, 9 इंटू 10⁴ वोल्ट। ठीक है जी। इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ सकता है। चैट बॉक्स में आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप फटाफट अपना फीडबैक दो मेरे को। समझ में लगा सबको ये न्यूमेरिकल? सेंटर पे निकालना था हमने हमने सेंटर से कॉर्नर्स का डिस्टेंस 1 मीटर ले लिया और फिर पोटेंशियल सबका हमने कैलकुलेट कर लिया। ये काम हमने यहाँ पे किया। हाँ जी, मानव का क्वेश्चन है, सर जीरो पोटेंशियल का मीनिंग ये हुआ कि दोनों चार्जेस से, पिछले क्वेश्चन का डाउट है बेटा। ओके। हाँ जी, जीरो पोटेंशियल का मीनिंग ये हुआ कि दोनों चार्जेस से उस पर ओवरऑल फोर्स जीरो है, या कि इंफिनिटी से उस पॉइंट पर ले जाने के लिए नेट वर्क डन जीरो है। ठीक है। जीरो पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट के ऊपर जब आप चार्ज को मूव करवाओगे आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। मानव, जरा बात को समझने की कोशिश करना। उन्होंने हमें बोला था कि आपने ना, एक मिनट, उन्होंने आपसे ये बोला था कि एक ऐसा लोकेशन ढूंढिए इन बिटवीन दीज टू चार्जेस जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। मतलब कि आप जब इधर से यहां पर चार्ज को लेकर जाओ और इधर से आप यहां पर चार्ज को लेकर के जाओ, ठीक है, तो नेट वर्क डन उस पॉइंट पे जीरो हो। मेरे कहने का ये मतलब है, ये Q1 चार्ज पड़ा है, हम इस Q1 चार्ज को थोड़ा आगे लेकर के गए, अभी भी कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ रही है, फोर्स लगानी पड़ रही है मतलब कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है मतलब कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है। ठीक है। इसके बाद में आप इसको थोड़ा और आगे लेकर के गए, अभी भी कुछ वर्क डन हो रहा है, फिर आप थोड़ा और आगे लेकर के गए। अब जब आप देखोगे, आप ये देखोगे कि ये वाला चार्ज यहां पर जाने के बाद में इस चार्ज की वजह से, इस Q2 चार्ज की वजह से इतनी अट्रैक्टिव फोर्स महसूस कर रहा है कि अब आपको अपना फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा। तो मैं क्या बोलूंगा, इस पॉइंट के ऊपर हमारा खुद का फोर्स जो है वो नहीं लगाना पड़ रहा, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारा खुद का पोटेंशियल जीरो लगाना पड़ रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो पोटेंशियल वाला। ठीक है। ध्यान दो ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां पर आपको खुद का फोर्स ना लगाना पड़े। खुद का फोर्स नहीं लगाना पड़ा तो खुद का वर्क डन जीरो हो गया, अगर खुद का वर्क डन जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी जीरो हो गया। क्या मानव, आपका डाउट क्लियर हुआ इसमें? जीरो पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर आप चार्ज को ले जाओ और उस पॉइंट के आगे चार्ज को लेकर जाने के लिए आपको कोई फोर्स ना लगाना पड़े, वो पॉइंट होगा जीरो पोटेंशियल। मानव, इज दैट क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है बेटा। ओके। अगला कोई डाउट हो आप में से किसी का भी? पिछला क्वेश्चन या सिक्स्थ क्वेश्चन, कुछ भी आप पूछना चाहो आप पूछ सकते हो, मेरे को कुछ भी जल्दी नहीं है। ऐसा कोई मैंने कसम नहीं खा के बैठा यहाँ पे कि आज 10 के 10 क्वेश्चन करवाने ही है। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए हम जितना भी करें। चलिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मूव करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन आपको बोलते हैं, एज्यूमिंग द अर्थ टू बी अ स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, वो तो हम करते ही आ रहे हैं, +1 से। अर्थ असली में भाई स्फेरिकल नहीं होती, ध्यान देना। अर्जुन बेटा, ये वीडियोस आप क्यों ऑन कर लेते हो अपने? हाँ। अब हमने यहाँ पर क्या माना, अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसकी कैपेसिटेंस कैलकुलेट करके दिखाओ।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, ये हमने, ओके बेटा, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बारी पेपर में पूछा गया है, तो ये हमने तब भी डिस्कस किया था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। किसी भी स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। किसी भी स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। अगर आपको अर्थ का रेडियस दे दिया, आप आर की वैल्यू उसमें पुट करके क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल निकाल सकते हो। ठीक है, सॉरी, कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 1/9 इंटू 10⁹ आर की वैल्यू हमें यहाँ पर किस में भरनी है? एमकेएस सिस्टम हमें बोलता है कि आपको जो वैल्यू भरनी है वो यहाँ पर मीटर्स या सॉरी किलोमीटर्स में भरनी है। ठीक है ना? तो आर की वैल्यू आपको इन्होंने क्या दे रखी है? 6400 किलोमीटर ना। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू को इसमें भरा, आपके पास में कैपेसिटी ऑफ द अर्थ आ जाएगा, ये था 711 माइक्रोफेरेड। जब हमने कंसेप्ट किया था तब भी हमने ये न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, कैपेसिटी ऑफ द अर्थ को निकाल के दिखाया। ठीक है जी, ओके। नाउ लेट अस मूव टू एट्थ न्यूमेरिकल। एट्थ न्यूमेरिकल आपको बोलता है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड, ठीक है, आर कनेक्टेड। हाँ जी, तमन का क्वेश्चन है, रेडियस कम में ही लिया है। तमन क्लियर करो जरा इस चीज को, क्या पूछ रहे हो? नहीं, रेडियस हमने यहाँ पर मीटर्स में लिया है, सॉरी। ठीक है, ये जो रेडियस है ना, एमकेएस सिस्टम हमें बोलता है कि ये रेडियस जो है, जो आपको यहाँ पर लेना होता है, ये आपको मीटर्स में लेना होता है। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी कैलकुलेशन को कर लेना। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं आपका पड़ता। जब भी कभी भी आप बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपेसिटेंस को निकालने लगो, तो आप या तो किलोमीटर को यूज करो या मीटर्स को यूज करो। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जो आपकी कैपेसिटेंस है वो भी तो मैंने माइक्रोफेरेड में चेंज की है। तो अगर मैं किलोमीटर को मीटर में शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इधर फेरेड को भी तो माइक्रोफेरेड में कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो सब कुछ चलता रहेगा, ये आप खुद की कैलकुलेशंस को करके देखना, हो जाएगा। ठीक है, तब भी हमने ये चीज की थी, उसको आप रेफर कर लेना। ओके, तो एट्थ न्यूमेरिकल है, two capacitors of capacitance 3 microfarad and 6 microfarad are charged to potentials of 2 volt and 5 volt respectively. दो कैपेसिटर्स हैं, 3 माइक्रोफेरेड 6 माइक्रोफेरेड, इन दोनों को चार्ज किया 2 वोल्ट की बैटरी लगाकर और 5 वोल्ट की बैटरी लगाकर। मतलब कि 3 माइक्रोफेरेड को 2 वोल्ट की बैटरी दे रहे हैं, 6 माइक्रोफेरेड को 5 वोल्ट की बैटरी दे रहे हैं। ओके, दीज टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों ही कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर्स नाउ। अगर हमने इन दोनों कैपेसिटर्स को चार्ज कर दिया, पहले चार्ज करने के बाद में हमने इनको सीरीज में कनेक्ट किया, अब बताओ इन दोनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा। ठीक है जी, सबसे पहली बात तो ये कि आपको इन दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के भी बारे में पता है। एक की है 3 माइक्रोफेरेड, दूसरे की है 6 माइक्रोफेरेड। और इन दोनों कैपेसिटर्स की वोल्टेज के भी बारे में पता है, आपने कितना कितना इनको पोटेंशियल दिया। आप क्या करोगे, कैपेसिटेंस से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करके चार्ज निकाल सकते हो ना, क्योंकि चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। अगर आपको ये पता करना है कि 3 माइक्रोफेरेड वाले कैपेसिटर को जब 2 वोल्ट की बैटरी दी तो कितना चार्ज इसमें आ गया, आप क्या करोगे, इसकी कैपेसिटेंस से इसके वोल्टेज को मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी प्रकार से 6 माइक्रोफेरेड वाले को जब 5 वोल्ट की बैटरी दी, इसमें कितना चार्ज आ गया, आप 6 माइक्रोफेरेड वाले को 5 वोल्ट के साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है जी, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 वाले को 5 से मल्टीप्लाई किया। तो 3 वाले को जब 2 से मल्टीप्लाई किया 3 माइक्रोफेरेड का चार्ज आ गया, 6 वाले को जब 5 से मल्टीप्लाई किया 6 माइक्रोफेरेड वाले का चार्ज आ गया। अब अगर कोई आपसे पूछे टोटल चार्ज कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 30। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 6 प्लस 30 36 माइक्रोकूलम का चार्ज हो गया। ठीक है, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया। टोटल चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है C इंटू वी,
क्योंकि दो दो कैपेसिटर्स थे, दो दो वोल्टेजेस थी, तो मैंने उनके टोटल चार्जेस को निकाल लिया, ऐसे 36 माइक्रोकूलम वो आ गया। ठीक है, ओके। इसके बाद में सीरीज कॉम्बिनेशन का एक नियम है, वो ये है कि इसमें चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, कंजर्व्ड बोलो या सेम बोलो एक ही बात है। ठीक है, मतलब कि जब ये दोनों कैपेसिटर्स को आपने 36 माइक्रोकूलम का चार्ज टोटल देकर सीरीज में रख दिया, तो सीरीज में रखने के बाद में दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो क्या माना जाएगा, 36 माइक्रोकूलम का ही माना जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे 3 माइक्रोफेरेड वाले का पोटेंशियल कितना हो गया सीरीज में, ठीक है, आप सीरीज में रखने के बाद का उसका चार्ज जानते हो ना, वो 36 माइक्रोकूलम है, उसकी कैपेसिटेंस भी आपको पता है। अब उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 36/3, दैट इज 12 वोल्ट। ठीक है जी, और 6 माइक्रोफेरेड वाले का भी आप पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसका चार्ज आप क्या लोगे, 36 माइक्रोकूलम का, और उसका कैपेसिटेंस लोगे 6, तो उसका भी पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर मैं इस न्यूमेरिकल को दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं ताकि ये पूरे तरीके से क्लियर हो जाए। इसमें एक ऐसी बात की जा रही है जिसको आपने पहले नहीं सोचा। उन्होंने आपको बोला 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड के दो कैपेसिटर्स हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 3 माइक्रोफेरेड वाले को 2 वोल्ट की बैटरी दी, 6 माइक्रोफेरेड वाले को 5 वोल्ट की बैटरी दी। हम जानते हैं जब भी किसी कैपेसिटर को बैटरी लगाते हैं उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो 3 माइक्रोफेरेड वाले में कितना चार्ज आएगा, 3 इंटू 2। 6 माइक्रोफेरेड वाले में कितना चार्ज आएगा, 6 इंटू 5। ठीक है, तो टोटल दोनों के ऊपर कितना चार्ज आ गया, 3 माइक्रोफेरेड वाले के पास में 6 का चार्ज आया है, दैट इज 3 इंटू 2 करके। 6 माइक्रोफेरेड वाले में 30 का चार्ज आया है, वो कैसे आया, 6 इंटू 5 करके। तो टोटल चार्ज आ गया 6 प्लस 30, दैट इज 36। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन भी की है इस प्रकार से। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। सीरीज में जब हम दो कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है वही उन दोनों का इंडिविजुअल चार्ज बन जाता है। जब मैं दो कैपेसिटर्स जिनका टोटल चार्ज है 36 माइक्रोकूलम का, उनको सीरीज में लगाता हूं ना, तो अकेले अकेले के ऊपर एक तरह से 36 का ही चार्ज माना जाता है। ये एक बड़ा कंफ्यूजन का पॉइंट है, इसको दूर कर लेना। सीरीज में अगर टोटल चार्ज 36 है तो सीरीज में लगाने के बाद में उनके अकेले अकेले के ऊपर का चार्ज 36 माना जाता है। ओके, अब अगली बात, चार्ज अकेले अकेले का कितना हो गया, 36 माइक्रोकूलम। अब हमने यहां देखा कि इनकी कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोकूलम और 6 माइक्रोकूलम, सॉरी 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, ये इनकी कैपेसिटेंस है। इनका सीरीज में लग के चार्ज हो गया 36 माइक्रोकूलम। अब इनका पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले मैं 3 माइक्रोफेरेड वाले का पोटेंशियल निकालता हूं, वो होगा जितना चार्ज है दैट इज 36, इसको डिवाइड कर दो इसके कैपेसिटेंस से। ठीक है जी, फिर मैंने 6 माइक्रोफेरेड वाले का पोटेंशियल निकाला, जितना चार्ज है उसको डिवाइड कर दो उसके कैपेसिटेंस से। तो 3 माइक्रोफेरेड वाले का कैपेसिटेंस पोटेंशियल कितना आया, 12 वोल्ट का। 6 माइक्रोफेरेड वाले का पोटेंशियल कितना आया, 6 वोल्ट का। ठीक है, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, टोटल पोटेंशियल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको इन दोनों चीजों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। पर उन्होंने टोटल पोटेंशियल नहीं पूछा, उन्होंने इंडिविजुअल पोटेंशियल पूछा जब उनको सीरीज में लगा। आई होप सो ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, बहुत इजी था ये। बस एक छोटी सी बात इसमें क्लियर हो गई कि अगर दो चार्जेस को हम उठाकर सीरीज में लगा दें ना, तो उन दोनों चार्जेस के पोटेंशियल्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो जब तक ये अकेला अकेला था 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, तब इनका पोटेंशियल कितना था, 2 वोल्ट और 5 वोल्ट। तब इनका पोटेंशियल वो था जिस बैटरी से हमने इसको लगाया, पर जब हमने इसको सीरीज में लगा दिया इनका पोटेंशियल चेंज हो गया। ओके, आई होप सो ये क्लियर होगा। 9th न्यूमेरिकल और 10th न्यूमेरिकल, ये दोनों न्यूमेरिकल्स की बातें हम कल करेंगे। आज के लिए ये पहले 8 न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए। ठीक है, पर ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो कल वाले हैं इनको मैं सेंड जरूर आपको कर दूंगा ताकि आप एक बार इनकी रीडिंग मार के थोड़ा सा तैयार होकर के रहना। ठीक है ना, ये मैं डिस्कस भी करूंगा कल, आप एक बार इसको सेल्फ स्टडी में पढ़ भी लेना। ठीक है जी, ओके। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल करने जा रहे हैं। ठीक है, कल का जो लेक्चर होगा उसमें मैं थोड़े डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूंगा। आज के लेक्चर में तो इजी थे, समझने लायक थे न्यूमेरिकल्स। कल के न्यूमेरिकल्स थोड़े डिफिकल्ट होंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने फॉर्मूले नहीं रिवाइज किए हैं
उनको मैं आज लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने फॉर्मूले सारे रिवाइज कर लो, ठीक है। और एक और जरूरी बात, आज के लिए आपका होमवर्क है, आप जितने भी अभी तक हमने फॉर्मूले या न्यूमेरिकल्स, फॉर्मूले या जो रिजल्ट्स हमने डिराइव किए हैं, उन रिजल्ट्स को आपने एक शीट पर लिख करके मेरे को फोटो सेंड करनी, ठीक है जी। जो भी बच्चा अपनी फोटो नहीं सेंड करेगा वो बच्चा कल मेरी क्लास में एडमिट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका होमवर्क है, जितने भी फॉर्मूलेज अभी तक हमने डिराइव किए हैं, जितने भी रिजल्ट्स मैंने आपको डेरिवेशंस के आपको निकाल करके बताए हैं, उन रिजल्ट्स को आप एक शीट पे लिखोगे और मेरे को सेंड करोगे, ठीक है, फोटो खींच के उसकी। तब आप कल की क्लास लगा पाओगे, अदरवाइज आपको कल की क्लास नहीं लगाने दी जाएगी, ठीक है जी। और वो जो फॉर्मूले होंगे ना, उसके आगे थोड़ा सा ब्रैकेट में आप लिख भी दोगे कि ये फॉर्मूला इस चीज के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके, आज के लिए हम यहीं पे ही क्लोज करते हैं, बाकी की चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। आखिरी दो न्यूमेरिकल्स एक बार रीड कर लेना, इनको भी मैं आपको कल समझा दूंगा, ठीक है जी। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।